हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से प्री में और मेंस में क्वेश्चन बन सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। और ये हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड ऑन आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस के हिसाब से है, एज वेल एज जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं प्री और मेंस के, उसके हिसाब से हम आपके समक्ष चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी जो हमसे एडमिशन के जरिए जुड़ना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो आज का पहला आर्टिकल है प्रैक्टिस टू नेशन थ्योरी। तो अभी ये प्रैक्टिस टू नेशन थ्योरी आया है इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसके लिए हमें आपका इंडिया पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है उसको समझना होगा। तो जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो उस समय आपका 1940 में जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसका जो आपका मेन लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना, तो उन्हीं ने आपका जो टू नेशन थ्योरी है उसको दिया था। और टू नेशन थ्योरी के तहत ये चीज़ें उन्होंने ये परसेप्शन लोगों के जहन में डाला कि इंडिया अगर आपका अनडिवाइडेड रहा और मुस्लिम के लिए अलग नेशन नहीं बना तो जो मुसलमान पॉपुलेशन है इंडिया की, अनडिवाइडेड इंडिया की, उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। और इसी के चलते क्या है, उन्होंने आपके डायरेक्ट एक्शन डे की भी घोषणा कर दी थी 16 अगस्त 1946 को। और उसके बाद बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, लाखों की तादाद में लोग मरे। तो उसके बाद क्या हुआ, आपका फाइनली कांग्रेस ने मान लिया कि आपका टू नेशन थ्योरी के तहत इंडिया को डिवाइड कर देना चाहिए। तो उसी के बाद आपका जो जून 3 माउंटबेटन प्लान है उसके तहत इंडिया और पाकिस्तान नाम का दो नेशन को क्रिएट किया गया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंडिया ने जो भी चैलेंजेस फेस की, वो चाहे आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना हो, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना हो थ्रू जनरल इलेक्शन, या फिर आपका ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर पूरे इंडिया के जो डिफरेंट आपके रीजन हैं इंक्लूडिंग पीपल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी के प्रयास की वजह से आज आप देख सकते हैं कि भारत वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारी जो आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको पूरा देश दुनिया मानती है। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर आप पाकिस्तान में देखें, इसका कंपैरिजन अगर पाकिस्तान से देखें तो पाकिस्तान भी सही एक ही समय पे आपका एक सेपरेट कंट्री बना, इंडिपेंडेंट कंट्री बना इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। और इसीलिए कंट्री आपका एक थियोक्रेटिक नेशन भी बना जो सेक्युलर नहीं है, बेस्ड ऑन रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन। तो जो दो कंट्री एक साथ क्रिएट हुई थी, एक आपका कहीं से कहाँ पहुंच गया और दूसरा आज भी वही पर ही है। उल्टा उसका जो आपका कंडीशन है वो और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है। तो अभी आप अगर देखें पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का जो पहला जनरल इलेक्शन है वो 1970 में हुआ, जबकि हमारा 1951-52 में ही हो गया था। तो लगभग उनको 20 साल का समय लगा पहला आपका जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। मींस पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज कर दिया, जो आइडियोलॉजी आज के मॉडर्न जमाने में सबसे जरूरी है एक नेशन के लिए। डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज हुआ, मींस आपका जो राइट्स है उसके साथ कंप्रोमाइज हुआ। फिर आप अगर पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो देखें तो उसमें आपका आपका रिलीजियस लीडर जो है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। देन अगेन जो आर्मी है उसकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावर को होल्ड करती है। तो इससे क्या है, सिविलियन गवर्नमेंट तो आया ही नहीं कभी अच्छी तरीके से। और अभी जब उनके देश में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे आपके इन्फ्लेशन हो या फिर आपके सोवरेन डेट क्राइसिस हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो, तो तरह तरह की प्रॉब्लम पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व
करने के जगह वो क्या कर रहा है, आपका पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट, पाकिस्तान में नैरेटिव क्रिएट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो अभी पाकिस्तान में आप देखेंगे जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी जो लेजिटिमेसी है खो चुकी है, क्योंकि सिविलियंस का अगर राइट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी को एंश्योर नहीं करेंगे, जो सबसे ज़रूरी आइडियोलॉजी है टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो स्ट्रॉन्ग नेशन होने के लिए नेशन के अंदर जो पीपल है उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सही करना ज़रूरी है। सिर्फ आप क्या है धर्म के नाम पे राजनीति करके या फिर किसी और देश के अगेंस्ट आप एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करके देश नहीं चला सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सिविलियंस है, जो सिटीजन्स है, वो जब भड़क जाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो चाहे आपके सिविलियन गवर्नमेंट हो या फिर मिलिट्री गवर्नमेंट हो, तो वो क्या करती है, पाकिस्तान में इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव चलाती है और पाकिस्तान के आवाम को आपका जोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो आपका उन लोग पाकिस्तान में जो एक एंटी इंडिया का जो उन्होंने माहौल बना के रखा है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप जितने भी बांटे, अल्टीमेटली सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मैटर करता है। अल्टीमेटली सिविलियंस के राइट्स, वो चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, वो मैटर करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनने के लिए, एक ट्रू नेशन बनने के लिए क्या है, आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो मॉडर्न आइडियोलॉजीज है, इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, इंक्लूडिंग सिविलियन राइट्स, इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ धर्म के बेसिस पे, हेट के बेसिस पे इन नेगेटिव आइडियोलॉजीज को लेके हम देश नहीं चला सकते हैं। तो अभी इंडिया का जो आपका काम है वो बहुत दूर तक कैसे अच्छा हुआ कि हमने क्या किया, अपने देश में सेकुलरिज्म को अपनाया, हमने अपने देश में डेमोक्रेसी को अपनाया, हमने अपने देश में जो आपके सिविलियन पॉपुलेशन है अक्रॉस ऑल दी सेक्शन, जो भी कम्युनिटी के ना हो क्यों, वो सभी को डेवलपमेंट करवाने की कोशिश की गई है बाय आवर नेशन। तो इसीलिए क्या है, आप देख सकते हैं कि इंडिया जो एक नेशन है जो बेस्ड है ऑन स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेस, स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए क्या है, आज तक जो हमारा डेमोक्रेसी है वो इंटैक्ट है। पिछले आपके 75 ईयर से भी ज़्यादा हो गए हैं हमें, तो हमारा डेमोक्रेसी अभी भी इंटैक्ट है और इन फ्यूचर इंटैक्ट रहेगा और स्ट्रेंथन होते जा रहा है। तो अभी इंडिया को क्या करना है, बस जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको काउंटर करना है, जो परसेप्शन वो क्रिएट कर रहा है उसके अगेंस्ट काउंटर परसेप्शन हमें क्रिएट करना है। उनको मिलिटरीली डिफीट करना जो है वो टेम्पररी होगा, लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर हम डिफीट करते हैं उनको कि एक ऐसा देश है जो आपके धर्म के नाम पे बना था, ना तो उस धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, ना ही माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, तो एक क्या है, आपका ऑलमोस्ट एक फेल नेशन है। तो इसीलिए पाकिस्तान को क्या करना है, आपका उनका जो भी एजेंडा है उसको चलाने दे, बाकी हमें क्या करना है, अपना जो आइडियोलॉजी है, अपना जो सिविलाइजेशन है उसको स्ट्रेंथन बनाए रखना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि पाकिस्तान को उसका जवाब आपके जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ 1971 में, तब मिल चुका है ऑलरेडी और अभी भी मिल रहा है। क्योंकि इंडिया की जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो हमेशा ही इंडिया के सपोर्ट में ही है। तो कभी आप न्यूज़ में देखते हैं एक दो कोई एलिमेंट दिख जाता होगा वैसे, लेकिन उसके लिए आप पूरे कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। बाकी हमारा जो कल्चरल रेजिलियंस है, जो मल्टीकल्चरलिज्म है, वो एक क्या है, आपके आप कह सकते हैं कि एक सिविलाइजेशनल अटैक है ऑन पाकिस्तान, कि तुम्हारा सिविलाइजेशन है क्या, तुम्हारा आइडियोलॉजी क्या है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन या फिर ये जो टॉपिक है ये आपके प्री के मेंस के लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे राइटिंग में कोई ऐसा टॉपिक आता है रिगार्डिंग नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट्स, तो उसमें आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। प्लस अभी जो मैंने टू नेशन थ्योरी के बारे में बताया, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बताया बाई मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में बन सकती है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये आर्टिकल। तो आपका देख सकते हैं कि इसमें ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है कि पाकिस्तान को आइडियोलॉजिकली डिसोल्यूशन कराना है।
मिलिटरीली अगर हम उनसे फाइट करते हैं तो वो क्या है आपका एक टेम्परेरी सोल्यूशन रहेगा। अभी तक हम जो करते आए हैं, बांग्लादेश क्रिएशन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान का जो टू नेशन थ्योरी था कि मुस्लिम का इंटरेस्ट सिर्फ पाकिस्तान ही प्रोटेक्ट कर सकता है, वो तो आपका रिफ्यूट हो गया। क्योंकि जो बांग्लादेश क्रिएट हुआ वो तो उसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम ही है, तो क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पाई जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो क्यों ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। तो इससे क्या है, उनका थ्योरी जो है टू नेशन थ्योरी वो रिफ्यूट हो जाता है। वो ट्रू जो नेशन थ्योरी है उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और इसका आपका पॉजिटिव एग्जांपल है इंडिया, जो ट्रू नेशन थ्योरी को प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसमें टू नेशन थ्योरी के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, आइडियोलॉजिकली कोलैप्स हो रहा है, और इसीलिए वो क्या कर रहा है, आपका एंटी इंडिया एक स्टैंड ले रहा है। जब भी पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट जो है वो लिजिटिमेसी का क्राइसिस में आती है, लोगों को गवर्नमेंट के फेवर में अगर सिंपैथी क्रिएट करवाना चाहती है, तो वो इंडिया के ऊपर अटैक कर देती है। वो चाहे प्रॉक्सी वार हो या फिर पास्ट में जो डायरेक्ट अटैक दिखे गए हैं वो हो। ओके, तो जो एक इतने बड़े रीजन ईस्ट जो आपका पाकिस्तान था उसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो वो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का इंटरेस्ट क्या प्रोटेक्ट करेगा, जो मांग कर रहा है, जो कि हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है सिंस इंडिपेंडेंस। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इंटीग्रेशन देश के साथ हुआ है वो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ हुआ है। पहला तो जो राजा हरि सिंह जी थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 1947 में। देन जो जम्मू कश्मीर में जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट आई थी थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था जम्मू कश्मीर का उस समय में, उसने भी रेटिफाई किया है कि वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो इसीलिए ये मुद्दा ही नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर को लेके पाकिस्तान मुद्दा बनाने का कोई बात ही नहीं है, वो आपका बेकार है। क्योंकि जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है जम्मू कश्मीर का वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है, कंप्लीटली थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस है। ओके, बाकी अभी रही बात जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है, वो रीजन इंडिया का है, ऑक्युपाई पाकिस्तान ने कर रखा है। तो अभी बात यह है कि इन फ्यूचर जो पीओके है वो हमारा होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें इसमें आपकी मेंशन की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उसमें जो पंजाबी पॉपुलेशन है उसका डोमिनेशन ज़्यादा है, जो मुस्लिम पंजाबी पॉपुलेशन है उनका डोमिनेशन ज़्यादा है, वही इलीट है। आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हो, मिलिट्री में हो, गवर्नमेंट में हो, उन्हीं का बोलबाला रहता है। तो इसीलिए अभी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, मार्जिनलाइज कर रहे हैं डिफरेंट जो एथनिक कम्युनिटीज़ है, जैसे बलूचीज हो या फिर सिंधीज हो या फिर पश्तून्स हो या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान हो। तो अभी खुद के पॉपुलेशन को ही जो मार्जिनलाइज करती है, डोमिनेट करती है, तो उनका जो पॉपुलेशन है वो तो उन्हीं के अगेंस्ट में भड़केगा। और गवर्नमेंट जब उस जो आपका गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब नैरेटिव क्रिएट होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे को है वो आगे लेके आ जाएगी पाकिस्तान का गवर्नमेंट, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन है उनको यूनाइट रखा जा सके। लेकिन ये यूनिटी आपके टेम्परेरी है। ओके, अल्टीमेट देश का डेवलपमेंट प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होता है। धर्म के नाम पे देश को बहुत दिन चलाया नहीं जा सकता है। ओके, तो वही हम क्या कर रहे हैं, उनका जो टू नेशन थ्योरी है उसको बार बार रिफ्यूट करते आ रहे हैं और इन फ्यूचर भी रिफ्यूट करते रहना है। पाकिस्तान विल डाई इट्स ओन डेथ, वो खुद ही अपना कवर खोदेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बाकी ध्यान दीजिएगा, टू नेशन थ्योरी ये सब आप थोड़ा सा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कवर कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, एक्सपेंडिंग ट्री कवर इज क्रूशियल। तो अभी जो ट्री का कवर है वो आप देख सकते हैं कि इंडिया में लगभग 25% जो टोटल एरिया है वो ट्री से कवर है। जबकि हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 का, वो कहता है कि जो टारगेट जो देता है वो है 33%। तो इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि जब आपका 21% से बढ़ के ये 25.17 तक पहुंचा है,
तो होपफुली ये इन फ्यूचर बढ़ेगा, लेकिन अभी जो बढ़ने की जो आपकी परसेंटेज है उसको फास्ट फॉरवर्ड करना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत उसका जो आपका क्लॉज 6 है या फिर जो आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट का, उसको हम फुलफिल कर सकें। जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब जो आपकी ट्री होती है वो जो आपके एक्स्ट्रा एक्सेस कार्बन होती है उसको सिंक कर लेती है इन रेस्पिरेशन। तो उसके लिए क्या करना है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हमें ट्री कवर बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जो है कर सके, जो एक्सट्रीम वेदर का जो प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट कर सके। बाकी इसमें ये जो डेटा है ये आपकी प्रीलिम्स में काम आएंगी, एज वेल एज मेंस में भी पूछा जा सकता है कि ट्री कवर कितना है, कौन से पॉलिसी के तहत टारगेट 33% है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी आप सभी को इतना बेसिक तो आप एनवायरनमेंट में पढ़ते ही हैं कि अगर ट्री हुआ तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है, स्पेशली जो CO2 सबसे ज़्यादा जिसका कंपोजिशन है GHG में, वो कम हो जाएगा और हम ग्रीन में ट्रांजिशन करेंगे और नेट ज़ीरो बन पाएंगे बाय 2070। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है, आपके प्लांटेशन करना ज़रूरी है। तो ये ट्री प्लांटेशन के ऊपर, स्पेशली फॉरेस्ट कवर के ऊपर ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो अभी इस टॉपिक में आप क्या है, मेंस के लिहाज से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इससे लिंक करके देख सकते हैं। ओके, बाकी और गवर्नमेंट कौन से डिफरेंट स्कीम्स ले रही है उसको भी जानना हमें ज़रूरी रहता है। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का भी आपका क्या है, पॉलिसी लिया गया कि जो एग्रीकल्चरल लैंडफिल है उसके साइड बाय साइड फॉरेस्ट्री को भी लगाई जाए, ताकि एग्रो फॉरेस्ट्री से भी क्या है, आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन किया जा सके। तो इसीलिए क्या है, आप देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, अगर एग्रो फॉरेस्ट्री आया तो ये रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। ओके, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी होगा, फिर नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसमें हम वैल्यू जोड़ सकेंगे। बाकी इसमें समझाने का और एक क्या कीजिएगा, आप जो SDG के गोल है उसको भी आप हर कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक में आप SDG गोल को अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी SDG गोल 13 जो है क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है कि जो चेंजिंग क्लाइमेट है उसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना है, उसको रोकना है, उसको हॉल्ट करना है। SDG 15 जो है वो लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करता है। SDG जो 14 है वो लाइफ इन ओशन बात करता है कि ओशन में जो भी लाइफ है, जो भी मराइन रिसोर्स है उनको प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। लेकिन इसमें हम SDG 14 को नहीं लाएंगे क्योंकि ये लैंड के या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा है। फिर जो SDG 8 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 आउट ऑफ 17 गोल, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है। तो डिसेंट वर्क के लिए क्या है, एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अभी जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है या फिर ऑलमोस्ट डिफरेंट अदर सिटीज़ इन इंडिया आर पोल्यूटेड। सो उसका पोल्यूशन कम करने के लिए क्या है, हमें जो आपका ग्रीन ट्रांजिशन को अपनाना पड़ेगा। उसमें एक अच्छा ट्रांजिशन होगा आपका फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, ताकि हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करें, दैट शुड बी अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, देन आपका SDG 12 है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए। देन जो कंजम्पशन हम करते हैं उस कंजम्पशन पैटर्न में ऐसा कंजम्पशन होना चाहिए जो आपके एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है। ओके, तो वैसे हम चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल जो 6 है आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, वो कहता है कि जो ओपन्स अप इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, कि कार्बन ट्रेडिंग करनी है। तो कार्बन ट्रेडिंग में क्या होगा, जो अभी क्या है, समझ लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है तो उसने कोई ग्रीन फ्यूल यूज़ किया, ओके, या फिर उसने आपका ट्री प्लांटेशन किया डिफरेंट एरियाज में, तो उसने क्या है, ग्रीन ट्रांजिशन किया है, कार्बन का जो फुटप्रिंट है उसको कम किया है। तो उससे क्या मिलेगा, उसको आपका कार्बन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको बेच के वो क्या कर सकता है, पैसे कमा सकता है। तो इससे अभी क्या है, एक इंसेंटिव दी जा रही है। तो इस इंसेंटिव से क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज कोशिश करेंगे कि हम जो कार्बन का इंटेंसिटी है उसको घटा सके। ध्यान रखिएगा, कल भी एक टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट कार्बन इंटेंसिटी, कि अभी आपका जो रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी पॉलिसी लाया गया है कि बाई 25% कार्बन को घटाना है प्रोडक्शन में।
चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, उनको क्या करना है, हर यूनिट प्रोडक्शन में कार्बन का जो इमिशन है उसको कम करना है। तो ये सभी चीजें आप क्या कर सकते हैं, लिंक करके देख सकते हैं कल के टॉपिक को आज से। तो हर दिन क्या है, नया टॉपिक नहीं आता है। आप ध्यान दीजिएगा कि सेम आप पहला थीम पकड़िए एनवायरनमेंट का, कल भी एक आया था, आज भी एक आया है, या फिर आज एक नहीं बहुत सारे आए हैं। तो उसमें क्या है, आपको चीजों को जोड़ के देखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी रेलेवेंट टर्म्स है। ये टर्म्स है आपको मेंस में या कुछ प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, ओके, देन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है। तो ये जो CBAM है, ये यूरोपियन यूनियन द्वारा लाया गया एक कॉन्सेप्ट है कि कोई देश अगर यूरोप के देशों में एक्सपोर्ट करता है, यूरोपियन यूनियन के देशों में, तो उनका ये इंश्योर करना होगा कि वो जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सपोज इंडिया से स्टील एक्सपोर्ट हो रहा है टू यूरोपियन यूनियन नेशन, तो उसमें वो ग्रीन एनर्जी के साथ प्रोड्यूस किया हुआ एक सामान हो, नहीं तो उसमें क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा। तो ये एक तरह का क्या है आपका, आप कह सकते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी है ऑन अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन आपका कार्बन कितना उसने आपका इमिशन किया है वाइल प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देन एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री लग के क्या हो रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री हो रहा है कि एग्रीकल्चर के साथ क्या है, फॉरेस्ट्री को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। फॉर एग्जांपल अभी अगर सिर्फ एग्रीकल्चर में ध्यान दिया जाए तो उससे फॉरेस्ट को काटी जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका जो लैंड है उसको क्लियर किया जा सके। तो उसके जगह में हमें क्या लानी है, एग्रो फॉरेस्ट्री लानी है। फिर ग्रीन इंडिया मिशन, तो ध्यान रखिएगा ग्रीन इंडिया मिशन जो है ये ग्रीनरी को बढ़ाने के बारे में बात करता है। तो इसमें अभी जो आपका नेशनल एक्शन पॉलिसी ऑन क्लाइमेट चेंज है, ओके, NAP पॉलिसी ऑन CC, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 2008 में लिया गया था, जिसमें 8 मिशन है। उस 8 मिशन के तहत ये एक मिशन है आपका ग्रीन इंडिया मिशन। देन सोलर इंडिया मिशन भी है, फिर आपका सेव हिमालय मिशन भी है। तो ये सभी मिशन उसके तहत आती है। तो अभी पूछा जा सकता है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 8 मिशन है इसके तहत, 2008 में लिया गया था। कैसे याद रहेगा, 2008, 8 का जो 8 है लास्ट में उसको ध्यान रखिएगा, 8 मिशन है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें प्री और मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, वही सभी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। नेक्स्ट आप क्या है, MG एनरेगा को भी एग्रो फॉरेस्ट्री से जोड़ के देख सकते हैं। तो जो आपके MG एनरेगा के वर्कर्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सस्टेनेबल तरीके से रूरल इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है अबाउट क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो किस तरीके से हाई टेम्परेचर की वजह से, तो हाई टेम्परेचर होने का वजह क्या है आपका, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने का वजह क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने का क्या वजह है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अर्बनाइजेशन। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रही है। और हाई टेम्परेचर क्या कर सकता है, आपका जो इको सिस्टम है, वो चाहे आपका मराइन इकोसिस्टम हो, पानी का इकोसिस्टम, या फिर लैंड का इकोसिस्टम, उसमें जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स है, बायोटिक मतलब जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी को इम्पैक्ट करेंगे पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। तो अभी हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, इंडिया का जो मैंगो प्रोडक्शन है, अभी ध्यान रखिएगा वर्ल्ड में इंडिया हाईएस्ट मैंगो प्रोडक्शन करता है। तो ये जो फैक्ट है ये प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। और जो आपका थाईलैंड है वो हाईएस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का। तो अभी हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ इरेटिक और एक्सट्रीम रेनफॉल, या फिर जो विंड है, या फिर हेल स्टॉर्म है, टेम्परेचर का जो वेरिएशन है। तो इसीलिए क्या है, आपका फ्रूट में ड्रॉप देखा जा रहा है। आम जो है अर्ली पक रहे हैं, इसका जो स्वीटनेस है वो घट रहा है, स्पॉट्स देखे गए हैं मैंगो में। फिर आपका पेस्ट का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, इंक्रीज पेस्ट डिजीज रिस्क। तो ये इन सभी की वजह से अभी क्या है, ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रहा है, फार्मर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर फार्मर्स को इम्पैक्ट कर रहा है तो किसको इम्पैक्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है।
अगर एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है तो फार्मर्स का जो इनकम है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, रूरल जो आपका पॉवर्टी है उसको इंक्रीज कर रहा है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो अभी क्या है, सभी चीज़ों को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को, फिर आपका इकोनॉमी, सोसाइटी, देन इन्वायरमेंट को कनेक्ट करके चीज़ों को देखना है। तो अभी क्या है आपका, इसमें सीधा सीधे मैंगो प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि मैंगो प्रोडक्शन का क्या, कौन से स्केल में कौन सा देश प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेंस में आपका इन जनरल क्लाइमेट चेंज और राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, वो पूछा जाएगा। तो उसमें क्या करना है आपको, मैंगो प्रोडक्शन के बारे में आप आंसर में जिक्र कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, इस टॉपिक से हमें एक एग्जाम्पल मिलता है और कुछ फैक्ट हमें मिलता है जो हम क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक में जब पूछा जाएगा, इम्पैक्ट ऑन रूरल इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन रूरल सोसाइटी, तो उसको हम उसमें हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। बाकी इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है लेकिन सिर्फ 2% हम एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना क्या कर रहा है, हाइब्रिड आपके प्रोडक्शन में ध्यान दे रहा है, सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, ध्यान रखिएगा। थर्ड है आपका थाईलैंड, लेकिन एक्सपोर्ट में थाईलैंड आपका टॉप में है। ओके, तो ये सभी जो टॉप है, बॉटम है, सेकंड है, थर्ड है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो बाकी करना क्या है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की जो ICAR जो इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करती है, तो इनको रिसर्च करना है और मैंगो के जो मैंगो प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम है उसके लिए गवर्नमेंट को गाइडलाइन देना है कि कैसे गवर्नमेंट मैंगो फार्मर्स के लिए डिफरेंट पॉलिसीज ले सकती है। फिर आप फार्मर्स का इसमें इकोनॉमिक एंगल जोड़ सकते हैं कि इसमें जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इंश्योरेंस का स्कीम देना चाहिए ताकि जो शॉक आ सकता है उसको टेकल किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल ग्रीन ट्रांजिशन तो हमें करना है, 2070 तक जो कार्बन है उसको नेट ज़ीरो करना है, ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन हाउस गैस है उसको नेट ज़ीरो करना है। तो ये होगी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, और इसमें आप और क्या जोड़ सकते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी पढ़ेंगे तो इसमें सभी चीज़ें मेंशन की गई है, ICAR के भी बारे में भी मेंशन किया गया है। फिर ये अभी जो मेंशन किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें GS1, K2, K3, K4 के हर एंगल से कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे में अभी मैंगो फार्मिंग के बारे में नहीं पूछेगा, इसके इम्पैक्ट के बारे में नहीं पूछेगा, ओवरऑल पूछेगा रेजिलियंस इन इंडियन एग्रीकल्चर, कितना रेजिलियंट है इंडियन एग्रीकल्चर अगेंस्ट दिस शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। फिर इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के बारे में पूछ सकता है, तो हम कैसे एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ा सकते हैं, बाय बेटर ब्रांडिंग, बाय GI टैगिंग, मार्केट एक्सेस का जो इशू है उसको टेकल करके। एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेंस से अगर देखें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाना, एडाप्टिव स्ट्रैटेजीज लेना, गवर्नेंस एंड एग्रीकल्चर के स्कीम के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट कौन से पॉलिसीज गवर्नमेंट ले रही है, जो हम GST पेपर 2 में पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फिर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ओके, ज्योग्राफी में हम क्या कर सकते हैं, मानसून की जो वेरिएबिलिटी है उसको जान सकते हैं, उसका क्या रीज़न है उसको जान सकते हैं, उसको कैसे टेकल करना है वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगेन बात करता है अबाउट क्लाइमेट चेंज। ओके, सो आज क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे टॉपिक है, तो क्लाइमेट जो चेंज है या फिर ओवरऑल हम एनवायरनमेंट के हेडिंग में इसको देखेंगे। तो एनवायरनमेंट अपने आप में एक थीम है, तो उस थीम के अंदर मोटे मोटे आपको क्लाइमेट चेंज समझना है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में समझना है, टेम्परेचर चेंज के बारे में, रेनफॉल के बारे में समझना है, और वो सभी चीज़ें कैसे आपके एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रही है, पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट कर रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या ऐसा मेथड है जिसको इस्तेमाल करके या फिर बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कर्टेल किया जा सकता है, वो सभी हमको देखना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा इस टॉपिक को भी समझते हैं। तो नेक्स्ट मॉडल फाइंड्स लोकस्ट मेकिंग कॉम्प्लेक्स डिसीजंस इन डेडली स्वॉर्म्स। तो अभी आपका लोकस्ट क्या है, ये काइंड ऑफ ग्रास होपर्स है। ओके, जो क्या करते हैं आपके जो नेचुरल वेजिटेशन है या फिर जो एग्रीकल्चरल के वेजिटेशन है उसको खा के जीते हैं।
तो ये जब ये पैदा होते हैं या फिर जब आपके ये सॉलिटरी स्टेज में रहते हैं, उसके बाद ये क्या होते हैं, धीरे धीरे स्वार्म में कन्वर्ट होके पूरे एक बैंड में आ जाता है, कॉन्ग्रीगेट कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फोटो में। ओके, तो ये पहले तो सॉलिटरी रहते हैं जब छोटे रहते हैं, उसके बाद जब जैसे ही बढ़ने लगते हैं तो ये, और ध्यान रखिएगा इनका जो ब्रीडिंग है वो बहुत फास्ट बढ़ता है और ये मैच्योर भी बहुत फास्ट होते हैं, और ये आपके विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। 300, 400, 500 ऐसे किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकते हैं पर डे। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो आपके लोकस्ट है, जो आपके पैदा होते हैं ईस्ट अफ्रीकन नेशंस में, ईस्ट अफ्रीकन नेशन से होते हुए ये वेस्ट एशिया के थ्रू पाकिस्तान, इंडिया, इन सभी देशों में एंटर करते हैं। और इनसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आपका लोकस्ट फेमाइन आ सकता है या फिर लोकस्ट प्लेग आप कह सकते हैं, कि क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं, बहुत फास्ट गति से जा सकते हैं, और जहाँ जाके ये जिस खेती में ये आपका खेती में बैठेंगे उसमें ये बहुत जल्दी वो खेत को भी ये बर्बाद कर सकते हैं। तो इससे अभी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप इससे देख सकते हैं, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम इससे आप देख सकते हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, रूरल डिस्ट्रेस के ऊपर इसका आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि ये रूरल एरिया में डिस्ट्रेस ला सकता है, पूरे देश में क्या है आपका जो फूड का क्राइसिस है उसको जनरेट कर सकता है। और हाल ही के समय में ये बढ़ने का मेन रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट, जिसके वजह से इसका क्या है इसके ब्रीडिंग पैटर्न में, इसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखी गई हैं। तो ये क्या है आपके ये साउथ वेस्ट मानसून के समय में ही जब खेत खलियान लगा के जब फूलने फलने लगती है तब ये आपके अटैक करते हैं। तो ये टॉपिक भी प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में सीधा सीधा लोकस्ट के क्राइसिस के बारे में पूछा जा सकता है 2019 में जो देखा गया था कोरोना के समय। देन अगेन आप इसको सीधा सीधा लोकस्ट के ऊपर पूछने की संभावनाएं थोड़ी कम रहेंगी मेंस में। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का टॉपिक जब डिस्कस होगा, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, तब आप लोकस्ट के बारे में मेंशन कर सकते हैं विथ डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स। ओके, जैसे मैंगो वाला प्रॉब्लम अभी हमने देखा, फिर लोकस्ट का प्रॉब्लम देखा। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ पावरफुल जुडिशियल रेमेडी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो ध्यान रखिएगा, अभी इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर बन गया है। वर्ल्ड का जो 20% प्लास्टिक आपका वेस्ट जनरेट होता है वो इंडिया से है, जिसको अच्छे से हैंडल नहीं किया जाता है। अगर प्लास्टिक वेस्ट को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया और इसको लैंड फिल में छोड़ दिया गया, लैंड के ऊपर छोड़ दिया गया, तो ये क्या कर सकता है, लैंड को पोल्यूट करेगा, लैंड के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट करेगा, जो आपके अदर वाटर बॉडीज है उसको पोल्यूट करेगा, आपका जो एयर है इसको जलाने की वजह से वो पोल्यूट होंगी। देन जो ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, फिर आपके ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर तो इम्पैक्ट होगा ही। तो जैसे माइक्रो प्लास्टिक का प्रॉब्लम अभी देख रहे हैं ना, जैसे मैराइन एरिया में कोई प्लास्टिक गया तो उसका माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है जो मराइन रिसोर्सेस है उसके अंदर। तो मराइन रिसोर्सेस अब पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, तो उससे क्या होता है, जो आपका बायो एक्यूमुलेशन होता है प्लास्टिक का, माइक्रो प्लास्टिक का, जो मराइन एनिमल है उसके अंदर, उसको अगर इंसान कंज्यूम करते हैं तो इंसान के अंदर भी वो जाएगा, तो उससे क्या है, बायो मैग्निफिकेशन होगा पोल्यूशन का। तो ध्यान रखिएगा, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या है ये। ओके, तो अभी इसमें ये आर्टिकल में ऑथर ने लिखा है कि जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग रेमेडी लेना चाहिए अगेंस्ट वेस्ट मैनेजमेंट। और इसमें जुडिशरी क्या कर सकती है, अंडर आर्टिकल 32 बाय सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 बाय हाई कोर्ट, जो रिट जुरिस्डिक्शन है। रिट में 5 तरह की रिट है, जैसे हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडामास हो गया, क्वा वारंटो हो गया,
ओके, तो इन रीट्स के अंदर मैंडामास को इस्तेमाल करके जो पब्लिक अथॉरिटी है उनको ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि मैंडामास जो आपका रिट है उसका काम ही है पब्लिक अथॉरिटी जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, अपना दायित्व पालन नहीं कर रही है, उनको कोर्ट से ऑर्डर दिलवाना। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, बाकी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो फिर आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1974 का, उसके तहत ही सीपीबीसी एंड एसपीबीसी को गठन किया गया है। और इनका काम क्या है? एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करना। लेकिन इसमें अभी ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इन एजेंसीज को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडामास रिट के तहत ऑर्डर जारी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इन फ्यूचर क्या है, अभी तो इम्पैक्ट कर ही रहा है और इन फ्यूचर ये क्या है, अनरिजॉल्वेबल प्रॉब्लम बन जाएगा और तब क्या है, हम इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए अभी अगर प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर, एनिमल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो लोगों का जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, वो वायलेट होता है। तो आप इसको क्या है, एनवायरनमेंट का टॉपिक को किससे लिंक करके देख सकते हैं? राइट्स के साथ, जुडिशरी के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ, ओके, एनवायरनमेंट के साथ। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, चेंजेस इन मॉनसून अफेक्ट मैराइन प्रोडक्टिविटी इन बे ऑफ बंगाल। तो अगेन क्या है, चेंजेस इन मॉनसून। तो चेंजेस इन मॉनसून का मेन रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, because of excessive evaporation, because of not getting proper upwelling। तो अपवेलिंग से क्या होता है, जो आपके नीचे का, ओशन का नीचे का पानी जो न्यूट्रिशन रिच होता है वो ऊपर आ जाता है। उससे क्या होता है, आपके फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ अच्छा होता है। जून प्लैंक्टन जो है वो आपके अच्छे फूड प्रोडक्ट उनको मिलता है बाय फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, तो वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन मानसून। और चेंजिंग इन मानसून का रीजन अभी बताया मैंने, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग हीट एंड जो विंड पैटर्न है उसके चेंज आने में। तो टेम्परेचर का रिलेशन सीधा सीधा विंड से है। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, आपके बे ऑफ बंगाल को कैसे इम्पैक्ट कर रही है? ऐसे तो पूरी दुनिया को ही इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन इसमें बे ऑफ बंगाल का केस स्पेशली मेंशन किया है कि बे ऑफ बंगाल क्या है, वर्ल्ड का 1% से भी कम ओशन एरिया है जो प्रोड्यूस करता है अबाउट 8% ऑफ ग्लोबल फिशरी प्रोडक्शन। तो अभी मुद्दा इसमें है कि इसका जो इम्पैक्ट है, चेंजेस इन मानसून जो इफेक्ट कर रहा है मैराइन प्रोडक्टिविटी को इन स्पेशली बे ऑफ बंगाल, तो ये क्या करेगा, आपका जो फिशरमैन का जो कम्युनिटी है उसको इम्पैक्ट करेगा। जो बे ऑफ बंगाल के आसपास जो आपके नेशन है, बांग्लादेश है, इंडिया है, और इनके जो स्टेट्स है, इनके स्टेट के जो पॉपुलेशन है इन दी विसिनिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल, उनका लाइवलीहुड में ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। हमारे एक्सपोर्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, एम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ओके, ओवरऑल मैराइन इकोसिस्टम में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसको टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व करना ज़रूरी है। ओके, और इसके लिए आपके लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने ज़रूरी है ताकि हम क्लाइमेट चेंज को हॉल्ट कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग स्टारलिंक इंडिया स्ट्रगल। तो स्टारलिंक अभी आपके हमने कुछ लगभग 1 महीने पहले डिस्कस किया था कई बार कि स्टारलिंक जो है क्या, अपना जो आपका सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन जो है इनका लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 5 से 7 हज़ार सैटेलाइट है, जिसके जरिए क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अभी इंडिया में क्या है, आपका जो लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जियो एंड एयरटेल है सेकेंडली। तो एयरटेल और जियो आपका कोलैबोरेट कर रहा है विद स्टारलिंक टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया, ओके, स्पेशली टू ब्रिज द गैप इन रूरल एरियाज। तो जो अर्बन रूरल में एक डिजिटल डिवाइड है उसको फील करना चाहता है, ताकि क्या किया जा सके, आपका लोगों को डिजिटली एम्पावर किया जा सके। तो इसमें अभी क्या है, स्टारलिंक को जो आपकी डिफरेंट रेगुलेटरी क्लियरेंस मिलना पड़ता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओके, क्योंकि इसमें क्या है, डिफेंस में आपके इंटरनल सिक्योरिटी में इम्पैक्ट डाल सकता है एक बाहरी जो कंपनी है जो सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है।
तो इसी के लिए ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि अभी जो स्टारलिंक का सर्विस है इसका पॉजिटिविटी बहुत है। ओके, रूरल अर्बन जो डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रीच करेगा। फिर जो गवर्नमेंट की ई गवर्नेंस पॉलिसी है या फिर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इसको और रोबस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा इन रूरल एरियाज। एजुकेशन में और सहूलियत आएगी, गांव के बच्चे गांव से ही आपके पढ़ पाएंगे थ्रू इंटरनेट सर्विसेज, थ्रू एजुकेशन टेक्नोलॉजीज। लेकिन इसकी चिंताएं कौन से दिशा में है कि इन सर्विसेज का जो आपके नॉन स्टेट एक्टर है, लाइक टेररिस्ट है, इंसर्जेंट्स है, ये भी इसका इस्तेमाल करके देश का सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकते हैं। हमारी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है इन बॉर्डर रीजन, वो भी थ्रेट हो सकता है। तो ये सभी कंसर्न है इसके। ओके, ध्यान रखिएगा, इन जनरली चीज़ों को देखिएगा कि इसका क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कौन किससे लिंक कर रहा है, वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, बाकी टेलीकॉम को रेगुलेट करने के लिए टेलीकॉम एक्ट है 2023 प्लस आपका ट्राई है जो टेलीकॉम को रेगुलेट करता है। ओके, फिर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का। तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी जरूरी रहेंगी फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है श्रीलंकन एंटी टेरर लॉ दैट नीड्स रिपील। तो अभी श्रीलंका में क्या है, आपके जब श्रीलंका में सिविल वॉर का सिचुएशन था बिकॉज ऑफ क्लैश बिटवीन तमिल माइनॉरिटी एंड सिन्हला मेजोरिटी। तो उस समय क्या किया, जो सिन्हला मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट थी उसने टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाया था, क्योंकि उस समय आपके क्या है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी देखी गई थी। तो उस समय ये लॉ आपके 2-3 साल एक टेम्पररी समय के लिए लाया गया था कि बाद में इसको सनसेट क्लॉज रहेगा, ये आपका खत्म हो जाए। लेकिन इसको क्या है तब से अब तक कंटिन्यू रखा गया है और स्पेशली टारगेट किया जाता है इसमें जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है ऑफ श्रीलंका, एज वेल एज जो आपके अपोजिशन पार्टी के लीडर्स है उनको भी टारगेट किया जाता है। तो ये जो अभी आर्टिकल है इसको समझना किस पर्सपेक्टिव से है कि हर देश में आप देखें, वो चाहे बहुत ज़्यादा डेवलप नेशन हो या अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग नेशन हो, हर देश में ऐसा कुछ लॉ मिल जाएगा आपको जो क्या करता है डेमोक्रेसी में जो सिविल राइट्स है उसको कर्टेल करता है, जो कि एक आपका साउंड डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ये गवर्नमेंट को ज़्यादा एम्पावर करता है और अपोजिशन को वीक करता है, जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है, और प्लस जो सिविलियंस का राइट है उसको कर्टेल करता है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो इंडिया में भी आप पास्ट में मीसा जैसे लॉ देख सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर आपका पोटा था, कुछ ऐसा था प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट की कुछ डिसरप्शन एक्ट ऐसा कुछ था जो अभी नहीं है। तो मीसा पोटा ये सभी क्या है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा एम्पावर करती है और उससे क्या होता है सिविलियंस का राइट कर्टेल होता है, जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है देश का वो वायलेट होता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अंडरमाइन होता है, कंप्रोमाइज होता है। तो इसको आपको ओवरऑल देखना है इन जनरली डिफरेंट नेशन के साथ कंपेयर करके, ताकि ऐसे में कुछ टॉपिक पूछा जाए रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, सिविलियन राइट्स, ओके, तब आप इसको मेंशन कर सके। इसमें बहुत सारी ये लॉ ही अपने आप में ड्रैकोनियन है और इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जो आपके जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन। तो जुडिशियल डिटेंशन क्या है, जुडिशरी पूरा फैक्ट चेक करके उसके बाद डिटेन करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अप टू 18 मंथ विदाउट एनी ट्रायल उसको डिटेन कर सकती है किसी पर्सन को। तो 18 मंथ कम नहीं होता है, लोगों का जो राइट टू लाइफ लिबर्टी होता है वो वायलेट होता है इसमें। फिर इस लॉ में जो श्रीलंका का लॉ है इसमें मेंशन किया है कि कन्फेशन जो पुलिस को दिया जाता है वो एडमिसेबल नहीं होता है नेचुरल जस्टिस सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। लेकिन इसमें ऑप्शन रखा गया है कि कन्फेशन जो पुलिस के सामने दिया जाएगा, अभी पुलिस मारपीट के तरह धमका के कन्फेशन ले सकती है, वो अगर कोर्ट में एडमिसेबल हुआ तो ये लोगों का जो राइट्स है उसको वायलेट करता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ओके, तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो डेवलप नेशन है उसमें भी ऐसे एक्ट है। यूके में टेररिज्म एक्ट ऑफ 2000 हाईली क्रिटिसाइज किया जाता है इसको। देन इंडिया में आप अभी के समय यूएपीए और आप्सपा को देख सकते हैं। इसमें आप्सपा सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज होने वाला सबसे ज़्यादा ड्रैकोनियन एक्ट है। ओके, जो इंसर्जन रिडन एरिया में, टेररिज्म रिडन एरिया में लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, पंजाब पास में, देन प्रेजेंटली नॉर्थ ईस्टर्न के डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट जिलों में लगाया गया है। इसको पास से ही लगाया जा रहा है, अभी भी है।
यूएसए में आप देख सकते हैं पैट्रियट एक्ट है। साउथ अफ्रीका में आप देख सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी है, जिसको रिपील किया गया पोस्ट 1994। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इनसफिशिएंट सपोर्ट फॉर डीप टेक स्टार्टअप इन इंडिया। तो डीप टेक स्टार्टअप होते क्या है? क्वांटम टेक्नोलॉजी में, एआई में, एआई के फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, सेमीकंडक्टर के फील्ड में, रोबोटिक्स के फील्ड में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसी को कहा जाता है डीप टेक। और डीप टेक में क्या है, इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ है। और इसका मेन एक वजह क्या है? जो आपका R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि कोई भी बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी डीप टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए उसके ऊपर एक्सटेंसिव लेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो R&D का जो स्पेंडिंग है बाय गवर्नमेंट आप देख सकते हैं जीडीपी का, या फिर जीडीपी का कितना है 0.64% है। जबकि इजराइल जैसे देशों में क्या है, या फिर यूएस, या फिर आप देखिए अगर चाइना, तो 2 to 5% के अंदर है। तो इसीलिए ये देश क्या है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, डीप टेक में आगे है, हम पीछे हैं। और आगे अगर हमें विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो हमें डीप टेक इन सभी चीज़ों में सफलता हासिल करनी होगी, डीप टेक को डेवलप करना होगा। बाकी इसमें चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो जो अब आपका पब्लिक R&D का खर्चा होता है उसमें सिर्फ 25% ही स्टार्टअप को जाता है और सिर्फ 16% डीप टेक को जाता है। अभी टेक में भी डीप टेक और जो आपका नॉर्मल यूज़ वाला टेक्नोलॉजी है दोनों डिफरेंट है। तो 25% जाता है ओवरऑल आपके स्टार्टअप को, और उसमें जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, और 16% जाता है ओनली डीप टेक को। अगर सिर्फ 16% जाएगा तो उससे क्या है, आपकी कहाँ डीप टेक डेवलप होगी। तो इसीलिए क्या करना है, आपके R&D का फंडिंग, फिर जो वेंचर कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा होना ज़रूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट को जो माहौल है वो बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, डीप टेक क्या है, क्वेश्चन पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में स्टेटमेंट फॉर्म में। नेक्स्ट आपके जीएस पेपर 3 में डीप टेक के रिगार्डिंग सीधा क्वेश्चन मेंस में बन सकता है 10 to 15 मार्कर के लिए, जिसको आपको 150 से 250 शब्द के बीच में लिखने होंगे। तो इसमें बाकी जो भी फूडर मटेरियल है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें यूएसए, जर्मनी, इजराइल, चाइना देख सकते हैं कितने आगे हैं ये देश मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली डीप टेक में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ हाई ऑफिसेस। तो ये लिखा गया है बाय आपके रिनाउंड पर्सनालिटी कपिल सिब्बल जी, जो सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, एज वेल एज MP है राज्यसभा के। तो इसमें कपिल सिब्बल जी ने ये मेंशन किया है कि जो हाई डिग्निटी वाली ऑफिसेज हैं, या फिर जो आपकी हाई प्रायोरिटी वाली ऑफिसेज है, उनका डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। इसमें अभी आप देख सकते हैं कि हाई ऑफिसेज कौन से हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया। तो इन सभी का जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड एनक्रोचमेंट। इसमें स्पेशली एग्जीक्यूटिव को क्रिटिसाइज किया गया है। उसमें भी खास तरीके से जगदीप धनखड़ साहब जी का नाम भी मेंशन किया गया है बाई कपिल सिब्बल जी, कि आपके जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने हाल ही में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था रिगार्डिंग गवर्नर का पावर को लेके, जो आर्टिकल 200 में गवर्नर पावर को मेंशन करता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पास में डिस्कस किया है कि आपका 142 का इस्तेमाल करके गवर्नर ने जो बिल को आपके विथहोल्ड करके रखा था उसको पास कर दिया है। तो अभी इसमें जुडिशरी ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव वाला काम कर दिया, मतलब एग्जीक्यूटिव डोमेन में एनक्रोच किया, जस्ट टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस, जस्ट टू एंश्योर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसने अगर कोई बिल आपका दिया है टू दी गवर्नर, तो गवर्नर को क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल उस पर एक्ट करना है, उसके ऊपर परमानेंटली बैठ नहीं जाना है उसके ऊपर। तो उसी को क्रिटिसाइज किया, और गवर्नर का जो पावर है उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 1 से 3 महीने के अंदर बिल को डिसाइड करना है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट को भी टाइमलाइन दे दिया इसमें। तो इसको क्रिटिसाइज किया गया कि जो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है बाय दी सुप्रीम कोर्ट, ये एक न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल किया है। ऐसा क्रिटिसिज्म आया बाय
दी VP ऑफ इंडिया। तो उसी को अभी क्या है आपके कपिल सिब्बल जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पोस्ट में बैठे हुए जो आपके डिग्निफाइड ऑफिसेस हैं या फिर जो पर्सन है उनको ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं लाना चाहिए जो जस्टिफाइड नहीं है, जो आपके न्यूट्रल पोजीशन जिनको होल्ड करना चाहिए। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रिटिसाइज करती है तो भी समझ में आता है। तो जो आपके ऐसे पोस्ट में हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं उनको एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को माना जा रहा है या नहीं। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के बारे में कह रहा है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल वायलेट होता है तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट उसको यूज़ करेगा। तो वही सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा, मेरी कथन नहीं है, ये मैंने नहीं कहा है, जो आर्टिकल है उसका चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इस बार प्रीलिम्स में आर्टिकल 142 क्या है, 200 क्या है, आर्टिकल 74 क्या है, 163 क्या है, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 74 कहता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है सेंटर में उनको जो चुनी हुई गवर्नमेंट है PM एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर उनके हिसाब से काम करना है। 163 कहता है कि CM एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के हिसाब से आपको गवर्नर को फंक्शन करना है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्टैंडिंग बिटवीन वॉर एंड पीस। तो इस आर्टिकल में स्पेशली जिक्र किया गया है USA के बारे में। तो USA अभी हाल फिलहाल में क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने वाला है कि आपका जो UN पीस कीपिंग फोर्सेस होता है उसमें जो US का कंट्रीब्यूशन है वो चाहे आपका पर्सोनल का कंट्रीब्यूशन हो, फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन हो या फिर आपका मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन हो, उसको घटाने की या फिर ख़त्म करने की बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे आप स्पेशली वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, डिफरेंट एशियन रीजन में जो सिविल वॉर का माहौल रहता है, जहाँ पे पीस का ब्रेकडाउन हुआ है, वार लाइक कंडीशन है या फिर वार हो रही है, तो वैसे नेशन में पीस इंश्योर करना ज़रूरी है ताकि ग्लोबल स्टेबिलिटी को, पीस को, सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। तो इसमें जो US जैसी जो रेस्पॉन्सिबल नेशन है उनको रेस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, क्योंकि इतने बड़े नेशन हैं, ओके, टॉप पोजीशन होल्डर है इकोनॉमी में, पावर में, तो वो अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेंगे। अब हमारे जैसे देश, इंडिया जैसे देश जो आपके इमर्जिंग इकोनॉमीज है, हम वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है। इसमें आप अभी बांग्लादेश को भी देख सकते हैं, प्रोबेबली सेकंड हाईएस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है, कभी फर्स्ट में रहता है। तो ये देश अगर कंट्रीब्यूट कर सकती है तो USA क्यों अपना रुख मोड़ रहा है। अगर मोड़ता है तो ये क्या करेगा, आपका वर्ल्ड का जो पीस है उसको वायलेट करेगा। अगर पीस वायलेट हुआ तो इकोनॉमी भी आपकी चरमरा जाएगी, इकोनॉमी आपकी सही नहीं चलेगी, देश के बीच कोऑपरेशन नहीं होगा, वार का माहौल रहेगा। तो उससे क्या है, आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वायलेट होगा। ओके, तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट सरबम। तो सरबम क्या है, ये आपका एक स्टार्टअप है। तो ये सरबम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भारतीय LLM को डेवलप करना है। अभी LLM क्या होता है, AI में आप ध्यान रखिएगा, LLM, SLM, ओके, या फिर MLM होता है। तो LLM हो गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, MLM हो गया मीडियम लैंग्वेज मॉडल और SLM हो गया स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। ओके, तो ये अभी जो LLM, SLM या फिर MLM है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। तो LLM हुआ तो वो पावरफुल AI होगा, फॉर एग्जांपल ChatGPT, DeepSeek। तो अभी इंडिया अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें तो अभी भी हम आपके एकदम चाइल्ड स्टेज में है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करना होगा। तो उसके लिए क्या है, भारतीय LLM डेवलप करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो सरबम को सौंपी गई है। तो अभी सरबम क्या करेगा, आपका इंडिया का लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करेगा। तो अभी क्या है, AI के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का AI के डेवलपमेंट पोजीशन क्या है। तो उसमें आप जो AI कोशा है फिर गवर्नमेंट का, फिर जो सरबम स्टार्टअप का जो इनिशिएटिव है, देन आप इसमें और क्या मेंशन कर सकते हैं, जो भाषिनी ऐप है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकती है। तो इन सभी चीज़ों का मेंशन कर सकते हैं, एज वेल एज जो हाल ही में आपका फ्रांस के पेरिस में जो AI समिट हुआ था उसको मेंशन कर सकते हैं, और 2024 में जो दिल्ली डिक्लेरेशन आया था AI को लेके,
तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में। और बाकी प्री के लिहाज से जो आपके कॉन्फ्रेंस या फिर समिट हो गई है, एआई समिट इन पेरिस, उसमें यूएसए ने उस समिट में जो आपका फाइनल जो डील है उसमें साइन नहीं किया है। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बाकी सर्वम पूछा जा सकता है और भासिनी एंड अगेन एआई क्वेश्चन। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया यूएस लुकिंग फॉर अर्ली विन। तो अर्ली विन मतलब क्यों कि जो अभी एक टैरिफ वॉर चल रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो उसमें यूएसए ने जो आपका टैरिफ हाइक किया है, ऑलमोस्ट 60 नेशन के ऊपर टैरिफ हाइक किया है, तो उसमें भी मॉरेटोरियम है 90 डेज का। इंडिया के ऊपर भी मॉरेटोरियम लगाया है, रोक लगा दी गई है। तो 90 डेज के बाद तो इसको फिर से रीस्टोर किया जाएगा। और जो 10% है जो सभी के ऊपर लगाया गया है वो तो लगा हुआ ही है। तो इसीलिए अभी टैरिफ की वजह से क्या होगा, इंडिया यूएस के बीच में जो आपका बायलैटरल ट्रेड है वो कम होगा, और कम होने से ये क्या करेगा, इकोनॉमी को हर्ट करेगा। तो उसको ठीक करने के लिए दोनों ही देश क्या है, आपके बायलैटरल ट्रेड टॉक्स में एंगेज है और उनको फाइनलाइज करना है दोनों ही देश को बाय 2025 के एंड तक। तो जितना जल्दी हो सके जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना है, ताकि इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी है, जो एक्सपोर्ट है, उसको इंश्योर किया जा सके। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। 90 डेज पॉज के बारे में कहा, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, ओके, 2025 से पहले। फिर आपका चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही है डिफरेंट नेशन इंक्लूडिंग यूएसए की, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है चाइना से हटा के दूसरे नेशन में ले जाना चाहिए। तो उसमें इंडिया एक आपका पोटेंशियल देश है। फिर यूएसए के साथ ये जो आपका एग्रीमेंट है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मशीन टूल्स एज इंडस्ट्री बैकबोन। तो मशीन टूल जो है वो इंडस्ट्री का क्या है, बैकबोन है। और हमारे देश में जो मशीन टूल्स है वो आपकी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो इसीलिए हम जो चाइना +1 स्ट्रेटेजी अभी हमने देखा, तो अभी चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो आपके अगर इंडिया में शिफ्ट होगी, तो उसके लिए क्या करना है, हमें प्रोडक्शन के लिए हाई टेक मशीन या फिर टूल की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए इंडिया को हाई टेक मशीन और टूल में R&D करना, इन चीज़ों को डेवलप करना ज़रूरी है, ताकि हम जो आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस है चाइना के बाहर जो सेट होने वाला है उसमें हम लेवरेज ले सके और एक हम अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बना सके। और उसके लिए अभी इंडिया के पास सारी पोटेंशियलिटीज़ हैं। आपके जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल चीज़ है आपके स्टेबल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, वो है। 2 नंबर आपका जो ग्रोथ पोटेंशियलिटी है वो इंडिया में है। कंज्यूमर पोटेंशियलिटी वो भी इंडिया में है। जो आपके डिविडेंड चाहिए, वर्कर चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, वो भी है। वर्किंग पॉपुलेशन भी है। 65% पॉपुलेशन वर्किंग एज में है, तो वर्कर की कमी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम किस में है, स्किल में है। स्किल में, मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है लेट्स रीडिफाइन आवर पॉवर्टी लाइन टू रिफ्लेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक स्टेचर। तो अभी जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है उसका मेथड काफ़ी पुराना है। तो उसके वजह से क्या है, आपके जो प्रॉपर पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो नहीं किया जा सक रहा है। और प्लस इंडिया इंडिया का टारगेट क्या है, विकसित भारत बनना बाय 2047। तो उसके लिए हमें प्रॉपर डेटा चाहिए, और प्रॉपर डेटा से हम प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, ताकि हम हमारे देश में जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो आपकी पॉवर्टी है, उसको कम कर सके। क्योंकि देश को डेवलप बनने के लिए देश के जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनको डेवलप करना ज़रूरी होगा। उनको डेवलप करने के लिए उनका इनकम का स्टेटस, एजुकेशन का स्टेटस, हेल्थ का स्टेटस जानना ज़रूरी रहेगा। और उसके लिए बेटर जो आपकी पॉवर्टी लाइन रिफ्लेक्शन है वो लानी ज़रूरी रहेंगी। वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। बाकी आपका वर्ल्ड बैंक का जो बेंचमार्क है कि कैसे आपकी डिसाइड करती है, ओके। तो इसमें आपका वर्ल्ड बैंक का जो कैटेगराइजेशन है वो 4 ग्रुप में है: लो इनकम, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। तो अभी हम लो इनकम से लो मिडिल इनकम के स्टेज में हैं। अभी हम लो मिडिल इनकम स्टेज में हैं, तो हमें जल्द ही अपर मिडिल इनकम स्टेज को हासिल करना है 30-40 तक, और उसके बाद 47 तक हमें हाई इनकम स्टेटस हासिल करना है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर आपका स्टैटिस्टिकल डेटा
रखना होगा या फिर मेथड डेवलप करनी होगी टू एस्टिमेट आवर पॉवर्टी लाइन। ध्यान रखिएगा, वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। आज के लिए इतना ही है, तो कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।